शाश्वत उपस्थित सुजानगढ़ के परिषद की अध्यक्षा डॉक्टर साधना जोशी प्रधान से मेरा विनम्र अनुरोध की वो भी स्टेज पे आए और सचिव नगर श्री संस्थान चूरू से पधारे हुए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ हमारे गुरु के रूप में, गुरु वो नहीं होता सिर्फ जो शिक्षा देता है, गुरु वो होता है जो मार्ग दिखाता है। तो हमारे बीच में उपस्थित है, हमारा सौभाग्य है कि जिनकी किताब बातें ही चाले, जिनका अनुदित रूप सुरेंद्र डी सोनी जी ने किया, जिस पे आज परिचर्चा होनी है। और घनश्याम जी कछावा साहित्यकार के रूप में आज के समीक्षक महोदय दूसरे हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी भाटी जैनिश्वर भारती से। वीरेंद्र भाटी मंगल सर आइए आप। हमारे सर्वप्रथम कार्यक्रम का आगाज माँ वीणा पानी की आराधना से होता है। सम्मानित मंच से मेरा अनुरोध कि माँ वीणा पानी के माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि। सुख के दुख के सब रंग तेरे। हाँ लो। माँ वीणा पानी की दीप प्रज्वलन, दीप की ज्योति ऊपर की होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन की जो वृत्ति है वो ऊपर के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो गए। सुख के दुख के सब रंग तेरे, हम क्या समझे हम क्या जाने, जब डोर तुम्हारे हाथ में हम क्या जाने, किस रंग में हो तुम हम क्या जाने। माँ वीणा पानी को नमन करते हुए कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। हमारे अब खड़े हो जाएंगे। कुमार भारती जी आपसे अनुरोध है कि आप आए और स्वागत व अभिनंदन करें। आपसे अनुरोध है कि गिरधर जी का स्वागत करने के लिए आए। एक मिनट रुको। लोहिया कॉलेज में व्याख्याता के रूप में इतिहास के लिए काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तभी ये इतना लिख पाते हैं अच्छा। और इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती कमला जी पारी हमारे बीच में है और ओंकार जी पारी। लगो के साथ हमारे बीच में पधार चुके हैं और अत्यावश्यक चिकित्सीय सेवाओं के बावजूद सर आपने हमें अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व अभिनंदन। मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी
हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर साधना प्रधान जोशी। मैं चाहती हूँ कि हमारे करें डॉक्टर योगिता सक्सेना पुष्पगुच्छ दे। कोई बड़ा बनाने वाला भी होना चाहिए। एक मिनट खड़े हो। ये तो बड़ा कोई दिक्कत इन मुंह करो। क्या चारों लोग देते हैं। आराम से आते हैं बड़ा बड़ा पीछे। प्लीज आ जाइए उसको मारो तो भाई के भाई ने आइए याद करें मुख्य अतिथि का स्वागत है ना जितना करें हाँ डॉक्टर को टाइम में बता दो ना मुझे समय दे के आए अब खड़े हो के कभी मुझे मारो भैया सब लेडीज होना चाहिए। और अब हमारे छोटे से भतीजे प्यारे प्यारे मनमीत लास्ट बट नॉट लिस्ट स्वागत के लिए उनके माल्यार्पण करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी विश्वेंद्र। एक बार पढ़ा पंडित बिहार जी शर्मा कौशल ये बात ही चाल है। नगरसेन प्रकाशन द्वारा मायड़ भाषा में रची हुई एक ऐसी पोथी थी जो 1.5 रुपए में बिकी थी और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी उनको शामिल किया गया। संवत 2025 अर्थात 1968 में 50 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। कहते हैं कि लेखक की जो उम्र है वो बड़ी नहीं पर लंबी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो कीर्ति है, यश है, वो बहुत लंबा होना चाहिए। तो नगरसी की संस्थापना जिन 5 महामानवों ने की थी, उन्हीं में से एक महामानव थे जो पंडित कुंज बिहारी जी शर्मा। और पंडित कुंज बिहारी जी शर्मा बागला स्कूल में शिक्षक थे। उनकी किताब को थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, जितना भी शायद कल रात को मुझे मिली थी, तो उसके आधार पर मैंने ये महसूस किया कि वो एक शिक्षक से ज्यादा गुरु थे। शिक्षक वो होता है सिर्फ जो शिक्षा देता है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, और वो थे एक गुरु जिन्होंने बच्चों को राह भी दिखाई। इसके अलावा अपने गार्जियनशिप का, माता पिता की जो पूरी भूमिका गुरु के रूप में एक बच्चे के प्रति होनी चाहिए, वो भी उन्होंने पूर्ण की। और उन्होंने जो बहुत कुछ लिखा, सर ने बताया कि वो समय की शाही में घुल गया, लेकिन एक ही पोथी जो उनके लिए कालजयी सिद्ध हुई, तो वो उत्कृष्ट शिक्षाविद, समाज सेवी व ऐसे साहित्यकार थे जिनकी कालजयी कृति बाता ही चाले से साहित्य जगत में उनका नाम अमर हो गया और आज भी लोगों की जुबा पे उनका नाम है। और चूरू ही नहीं, आसपास के शेखावटी क्षेत्र में और राजस्थानी भाषा में उनके नाम को बड़े आदर और प्रसन्नता से लिया जाता है। डॉक्टर D.K. और जिसे हृदय क्लश में उतारने की कोशिश हमारे छोटे भाई सोनी जी ने की है, और ये कोशिश पुराई निहड़ लालो हार मोत्या छो पुराई निहड़ लालो हार आयोडा मेहमान थारो घणो घणो सत्कार थारो हिया तड़ो सत्कार। सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ सभागार में प्रबुद्ध सभी श्रोताओं का। कहते हैं कि हम अपनी बात का हर जवाब लाजवाब रखते हैं, फूल थोड़े ही सही फिर भी गुलाब रखते हैं। तो यहाँ पे जो भी है वो गुलाब है, एक भी गोभी के फूल नहीं है। तो आप सभी गुलाब पुष्पों को मैं नमन करती हूँ। और आज के हमारे सभागार में उपस्थित जो आज के मुख्य आकर्षण है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस पुस्तक को तैयार किया, इसका अनुवाद किया है भाई साहब श्री सुरेंद्र डी सोनी जी का, जिनको हम फेसबुक पे तो देखते ही रहते हैं। ये देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जिस तरह की वो रचनाएं लिखते हैं, सिर्फ 4 लाइनों में ऐसी बात कह जाते हैं कि बस कुछ निशब्द होते हैं, गजब गजब गजब, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते। तो
ये सुजान भला धन्य है कि आज आप श्री का आगमन यहाँ हुआ और आपको हमें सुनने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ इस सुजान नगरी में आज के राजेंद्र जी मुसाफिर जो कि अध्यक्ष है अखिल भारतीय साहित्य परिषद चूरू के नगर श्री संस्थान के, और उन्होंने एक हमें राह दिखाई कि आप भी वहाँ पे सुजानगढ़ में आप एक शाखा खोली। तो सर आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें अवसर दिया कि सुजानगढ़ में हमारे साधना दीदी के सानिध्य में हमने ये शाखा खोली और आज अवसर ये मिला सुजान नगरी को कि आप सभी साहित्य मनुष्यों का यहाँ आना हुआ और हमें भी लाभान्वित होने का अवसर मिला। इसके बाद मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्री श्याम सुंदर जी शर्मा जी का जो आज यहाँ जिन्होंने जो आए तो उनमें उनके पिताजी की झलक देखते हैं कि जिनकी पुस्तक का अनुवाद किया गया है उनके आज अंश हमारे साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे भाई वीरेंद्र मंगल जी भर्ती का जो कि जिन्होंने नारी शिक्षा पे और अनेक स्त्रियों के लिए जो नारी सशक्तिकरण के कार्य भी किए हैं, इस पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, तो इनकी PhD भी इसी विषय पे हुई है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी आज एक छोटी सी को 40वां संध्या है एक बना है, उसका भी हम विमोचन हमें इसमें भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और मैं स्वागत करती हूँ हमारे सुजानगढ़ के यंग्स क्लब के सभागार सांस्कृतिक सचिव श्री गिरधर जी भोजक का, जिनका सानिध्य में सुजानगढ़ के यंग्स क्लब के नहीं है सभी संस्कृतियों के एक समावेश है इनमें हमारे साथ है। और मैं छोटे भाई जो भतीजा कहूँगी मैं मनमीत हमारा, इसको मैंने सुना था नगर श्री में, बहुत ही माइंड ब्लोइंग बहुत शानदार एक लेखनी है। तो उभरती लेखनी को मैं नमन करती हूँ और आशीष देती हूँ कैसे ही वो और आगे बढ़े फले फूले। और अब मैं हमारे परम प्रिय भाई दिलीप जी डॉक्टर दिलीप साहब सॉरी जिनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे हर कार्यक्रम में जब भी इनकी आवश्यकता महसूस होती है हमें हर तरह से ये सहयोग देते हैं, अपनी आवश्यक सेवाओं से भी समय निकाल के उस सेवाओं में से भी आके और हमारा संबल बढ़ाते हैं, हमारे कार्यक्रम को ये सफल करते हैं। आपका आगमन होने का मतलब ही हमारा कार्यक्रम सफल होना है, इसलिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ। और अभिनंदन करती हूँ हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद सुजानगढ़ शाखा के अध्यक्ष महोदय का, और बार बार आभार भी व्यक्त करती हूँ जो आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया। और इसके साथ ही सभी प्रबुद्ध जो सभी साहित्यकार है यहाँ से लेके वहाँ तक, उन सभी साहित्य मनुष्यों को, साहित्य के अथाह सागर को मैं नमन करती हूँ और पुनः आप सभी का सुजानगढ़ की तरफ से अभिनंदन करती हूँ। के रूप में ये दो जो जीवन तेरे शब्द, इनका सफल संपादन का अध्यात्म गंगा के अलावा घरेलू हिंसा से अभी जो इनकी पुस्तक है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया। घरेलू हिंसा पर इन्होंने बहुत सघन शोध करके बहुत मेहनत से लिखा इन्होंने और उसपे इस पुरस्कार से नवाजा गया। इनके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक लेखों का निरंतर प्रकाशन होता रहता है। राजस्थान दूरदर्शन व आकाशवाणी पर इनकी वार्ताएं व कथाओं व परिचर्चाओं का प्रसारण समय समय पर होता रहा। इसके अलावा भाटी जी अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, साहित्यिक सम्मान के साथ मानवाधिकार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो चुके हैं। जोरदार ताली। 50,000 रुपये का पुरस्कार मिला था उस पुस्तक। बिल्कुल 50,000 रुपए की राशि इन्हें पुरस्कार स्वरूप दी गई थी और ये हमारे सुधारांचल के गौरव है वीरेंद्र भाटी मंगल। तो
हमारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद सुजानगढ़ और यहाँ की पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है और सबसे विनम्र अनुरोध कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन अपनी किताब के बारे में बताएं और हमारी जो आज की वार्ता ही चाले का जो अनुदित रूप हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजित आज की अध्यक्ष राजनीति मुसाफिर साहब, कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय श्याम सुंदर जी शर्मा साहब, डॉक्टर दिलीप जी सोनी साहब, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी सोनी साहब, गिरधर जी शर्मा साहब, साहित्य परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर साधना जोशी प्रधान जी और कार्यक्रम की संयोजक सनी प्रभा जी और तमाम पधारे हुए साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए महानुभाव। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ डॉक्टर साधना मैडम का, जिन्होंने मुझे एक ऐसी पुस्तक की समीक्षा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जो कहीं न कहीं जनमानस को झकझोरने वाली पुस्तक है। डॉक्टर सुरेंद्र जी सोनी ने इस पुस्तक का अनुवाद राजस्थानी से हिंदी में किया है, तो मैं आभारी हूँ डॉक्टर मैडम का। और अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि पहले जैसा सनी प्रभा मैडम ने कहा है कि मैं इस पुस्तिका के बारे में बताऊं, क्योंकि लेखन मेरी रुचि का सब्जेक्ट शुरू से रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि बचपन से मेरा लेखन मेरे साथ में जुड़ा रहा है। चाहे वो स्कूल की हमारी साहित्य प्रतियोगिताएं हो या विविध पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या अनेक संस्थानों के माध्यम से, बोलने और लिखने का जो शौक है वो शुरू से मेरे साथ में जुड़ा रहा है। और उसी का परिणाम है कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं लेखनी बोली उड़ती है। तो इसी का परिणाम है कि एक हमारे जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मंगलपुरा नाम सुना होगा, लाडनों से 0 किलोमीटर पर ये गांव है, ग्राम पंचायत है जहाँ मैं रहता हूँ। तो वहाँ के एक संत थे, लोक संत लादूदास महाराज, जो हमारे उस गांव के निवासी थे। और 1990 में, क्योंकि ये सांगलिया धुनी से जुड़े हुए थे, इसमें मैंने सांगलिया धुनी का परिचय भी दिया है। ये एक संतों का बहुत बड़ा अखाड़ा है और इन संतों की परंपरा पहले ये रही है कि इन संतों के पास जाने से लोग घबराते थे, क्योंकि इनकी भाषा शैली, इनके साधना का तरीका और जिसको कहें कि एक लोक व्यवहार, वो कहीं ना कहीं जनमानस को रास नहीं आ रहा था, तो लोग इनके धुने पे नहीं जाते थे। और उसके बाद में ऐसे बहुत से संत हुए जिनके माध्यम से सांगलिया धुना पूरे देश भर में आज पूजनीय बना हुआ है। उनमें कुछ संत साथ में जुड़ा कि कैसे लोग जन आस्था के साथ में जुड़ सके, सांगलिया धुने के साथ में चल सके। उन्होंने जनहित के काम किए। आपने नाम सुना होगा संत खीमादास महाराज, जो सांगलिया धुनी के प्रमुख रहे हैं, पीठाधीश रहे हैं। उन्होंने ये प्रयास किया कि लोग हमसे दूर क्यों जा रहे हैं, और इस बात को लेकर उन्होंने सांगलिया ग्राम, जो सीकर जिले का ग्राम है रोसर के पास में, वहां पर पीजी कॉलेज की स्थापना की, वहां पर स्कूल की स्थापना की और उन्होंने महिला शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा कदम उठाया। और इस बात को लेकर राजस्थान सरकार ने भी उनको कई मरतबा सम्मानित किया। तो उसी श्रेणी के संत लालूदास जी महाराज, जो एक प्रकट स्वभाव के संत थे, और चूंकि मैंने एक तुकबंदी कह सकते हैं कि उनकी जो विशेषताएं थी, उनको 40 तारीखों में पिरोने का प्रयास किया है कि वो कैसे संत थे। और मेरा सौभाग्य रहा है क्योंकि मेरे गांव के थे, मैंने उनको देखा है। उनका जो चेहरा था और जो साफा बांधने का जो तरीका था, इस फोटो में आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद के जैसे था। मैंने बचपन में इनको बहुत बार प्रणाम किया है और मैंने देखा कि जब ये बोलते थे तो कहीं ना कहीं लोगों के मानस पे प्रभाव डालने वाला था। और उनकी रहस्यमय मौत 5 जनवरी 1990 को हो गई। और सरकार ने जब देखा कि एक संत की मौत हो गई है, क्योंकि उस समय सनी साहब को पूरा पता है, उसमें लाडनों में रहस्यमय, चाहे वो एक्सीडेंट से मौत हो या कारण रहस्य नहीं पता लगा, उनकी मौत हो गई। तो सरकार ने देखा कि संत की जो आस्था थी वो बड़ी प्रबल थी। उस बात को लेकर के सरकार ने 5 बीघा भूमि राज्य सरकार ने उनके समाधि के लिए दी। आज लाडनों का जो मेगा हाईवे है, जहाँ पे पुल बना हुआ है, वहाँ पर आपकी समाधि बनी हुई है। और ये तो राज्य सरकार का। उसके अलावा जन आस्था बहुत है। अभी पिछले दिनों करीब 3-4 दिन पहले एक मेला वहाँ पर बढ़ता है, और उस मेले में जो आम जनजीवन से जो लोग जुड़े हुए हैं,
वो वहाँ बहुतायत में आते हैं, हजारों की संख्या वहाँ पर आती है। और वहाँ कहते हैं क्योंकि आस्था है कि उस बहुते की धुनी लगाने से, वहाँ जाने से लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसी बात को लेकर के मैंने ये देखा है। और इसके साथ में एक छोटा सा परिचय और भी देना चाहूंगा। ये आप पीछे एक मूर्ति आप देख रहे हैं, ये है पीठ वाले बालाजी। इस पीठ वाले बालाजी की भी एक कहानी मैंने इसमें दे रखी है। ये भी हमारे गांव मंगलपुरा में है। करीब 300 वर्ष पहले जब ठाकुर मंगल सिंह जी ने वहाँ मंगलपुरा गांव में पेयजल के लिए कुआं खुदवाया, तो उस कुएं में एक आदमकद शिला निकली और उस शिला में एक आकृति बनी हुई बताते हैं, जो कि हम दंतकथाओं के माध्यम से सुनते हैं। वो शिला पत्थर वहां से कुएं से निकाल के एक इमली का पेड़ था उसके नीचे रख दी गई, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे बुआ दादी वगैरह सारे हमें बताते रहे कि एक बार एक मजदूर जब कुआं खोदने का काम कर रहे थे तो वहां पे खाना खा रहा था, तो उस मजदूर को ये तमाम चीजें उसमें उकेरी हुई दिखी, तो उन्होंने छेनी और हथौड़े से इस मूर्ति को उकेरा और जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो उन्होंने देखा कि पीठ प्रमुख हो गई है, इसलिए इनका पीठ बालाजी का नाम है। और मेरा 1996 में जब भास्कर शुरू हुआ था तब शेखावटी भास्कर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल पीठ वाले बालाजी के नाम से छपा था। तब से लेकर चूंकि जिस परंपरा में हम रहते हैं मेरी आस्था है, तो मैंने इनका भी परिचय दिया है। आपको भी कभी अवसर मिले तो निश्चित रूप से आप दर्शन देना, ये दर्शन आपको करने चाहिए, ये आस्था का सवाल है। और इसका द्वितीय संस्करण हुआ है 2012 में। मैंने इसका प्रथम संस्करण 1000 प्रतियां निकाली थी और उसके बाद में इस बार जब इनका मेला है तो लोगों का ये भाव था कि वापस पुनः इसका प्रकाशन होना चाहिए। और सहयोग देखिए, क्योंकि जिस दिन मेला था ये पुस्तक नहीं आ पाई, मैं भी बिजी था, मेरे भी मैडम को पता है कि मैं शादी में बिजी था ससुराल पक्ष में। और कल रात को जब मैं आया तो मैंने इस पुस्तक ली, तो मेरा ये था कि एक सहयोग से इसका जो विमोचन भी इतने साहित्य सेवियों के साथ में हुआ है, तो ये सुखद सौभाग्य है। तो पुनः मैं इस चिंतन को ये विराम देता हूँ और अब हम चर्चा करते हैं हमारे मूल विषय की, क्योंकि आज का एक ऐसा विषय हमारे सामने है जो साहित्य से जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर सुरेंद्र जी सोनी साहब चूरू में विराजते हैं, आप और हम लोग सब परिचित हैं क्योंकि साहित्य में आपकी बहुत बड़ी दखल है। और निश्चित रूप से जिस कृति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कृति है पंडित कुंज बिहारी जी शर्मा की, जो राजस्थानी पुस्तक है और नाम है उसका बाता ही चाले। और निश्चित रूप से इसका जो अनुवाद राजस्थानी भाषा से हिंदी में किया है, तो ये कहीं न कहीं उस अनुवादक की योग्यता को दर्शाता है। क्योंकि हम अनुवाद कला की हम बात करें तो किसी भाषा का जानकार होना कोई अनुवादक की योग्यता नहीं रहता। आप जिन दो भाषाएं कितने भी परफेक्ट रूप से जानते हो तो आप अनुवादक की श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि अनुवादक जो होता है उसको साहित्य की आत्मा को जीवित कला जो है कि अनुवादक की होती है। तो मुझे ये लगता है कि जितना श्रम इस कृति को लिखने के लिए एक लेखक ने किया होगा और उतना ही श्रम एक अनुवादक को इस कृति को तैयार करने में लगा होगा। तो मुझे लगता है कि एक जो कुंज बिहारी जी की जो बात थी उस बात को अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और राजस्थानी जिसमें हम जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हिंदी में कृति आई है तो एक व्यक्ति को समझने में सहूलियत होगी। और इस कृति को मैंने आदोपांत पढ़ा, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था, लेकिन मैंने कुछ संस्करण पढ़े तो मुझे याद आया कि एक कृति चूरू के ही आदरणीय बैजनाथ जी पवार साहब, जो राजस्थानी के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने गदेड़ नामक एक कृति लिखी थी। उसमें यही विधा उन्होंने समाहित की है और इस विधा को मुझे लगता है कि इसमें सरसता होती है, क्योंकि साहित्य लिखना एक अलग चीज होती है, लेकिन पाठक को उस परिवेश से, उस चेतना से, वहां की जनजीवन से और वहां के लोक व्यवहार से जोड़ना, ये संस्करण की विद्या का प्रमुख ध्येय होता है। और क्योंकि मैंने उस गरीब पुस्तक को पूरा पढ़ा है और मेरा एक मासिक पत्र भी चलता है जो सेने समाज का है, मैंने उसके एक संस्करण उस पुस्तक में भी मैंने प्रत्येक मंथ प्रकाशित किए हैं। तो पूरे देश भर से एक सुंदर प्रतिक्रिया हमारे सामने आई, क्योंकि साहित्य वो होता है जो आपको पृष्ठभूमि का भान कराता है। तो ऐसी एक सुंदर कृति
जो वाद कलश के नाम से हिंदी में हमारे सामने आई है, तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र ईश्वरी साहब को बधाई देता हूं कि आपने साहित्य में एक विशिष्ट और उल्लेखनीय काम आपने किया है। 60 के दशक में 60 वर्ष पूर्व इस कृति की जब रचना की गई होगी, तो इस कृति के पीछे जो लेखक का जो श्रम और भाव जो लगा था, उस भाव की सार्थकता आपने साहित्य समाज में प्रस्तुत की है। क्योंकि जब संस्मरण की जब विधा लिखी जाती है तो इतनी सरलता होती है और लोक भाषा में होती है कि पढ़ने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं उसी युग में जी रहा हूं। तो जो भाषा की सरलता वो हर एक पाठक को प्रभावित करने में सक्षम है। क्योंकि मैंने एक चीज और भी इस पुस्तक में मैंने नोट किया, मैंने कहा कि इस पुस्तक में जो भूमिका जो लिखी हुई है, वो भूमिका अपने आप में इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी समीक्षा है। और मुझे लगता है कि भूमिका भी अपने आप में एक प्रयास को ऐसा करते हैं जो इस कृति की विशिष्टता को जग जाहिर करता है। ध्यान से अगर कोई व्यक्ति इस पुस्तक की भूमिका पढ़ता है तो मुझे लगता है कि पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा पूर्ण रूप से महसूस नहीं होती, समाहित की गई है। और एक और विशेषता हमने इस पुस्तक में ये देखी कि लेखक ने, जो अनुवादक है, अनुवादक ने मूल भाव को छेड़ने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि ये अनुवादक की विशिष्ट योग्यता मानी जाती है। क्योंकि अनुवादक वो नहीं है कि किसी वाक्य का केवल अनुवाद कर दे, अनुवाद करना मुझे लगता है कि अनुवादक की कोई योग्यता नहीं होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब बात हम हिंदी में कहते हैं और कोई व्यक्ति इंग्लिश में उसका अनुवाद कर देता है, तो वो एक तरह का भाषा की दृष्टि से उसका अनुवाद तो हो जाता है, लेकिन पूर्ण अनुवाद नहीं रहता, क्योंकि उसमें उस जो लेखन है उसकी आत्मा समाहित होनी चाहिए। जब कोई लेखक राजस्थानी में अपनी बात कर रहा है और उसके राजस्थानी शब्दों को, उसके भाव को अगर हिंदी में हम कहना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उस भाव को एक नया मोड़ मिल जाएगा। लेकिन अनुवादक ने बहुत सुंदर प्रयास किया है कि बिल्कुल शोध प्रकृति के जैसे कहां पर कौन सा शब्द आ रहा है उसका वापस प्रश्न के एकदम अंत में उन्होंने उसका उल्लेख भी किया है कि आखिर ये शब्द किस बात का द्योतक है। तो इस कृति की विशेषता अपने आप में अनूठी हम कही जा सकती है। मैं कुछ संस्मरण जो मैंने पढ़े हैं मैं उन पे भी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि तो हम एक एक भी संस्मरण को अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस पुस्तक के भाव अपने आप में समाहित हो जाते हैं। जैसे पहले ही जो संस्मरणता थी, या जिसको कहें कि आपसी जो वैचारिक जो द्वंद था, उस द्वंद को प्रस्तुत किया गया है। और जहां पर एक स्वामी भक्त व्यक्ति वहां पर बीच में आता है और इस बात के लिए उसकी आत्मा ललकार उठती है, उसको किसी ने प्रेरित नहीं किया, लेकिन उसको लगता है कि मैंने जिन लोगों का नमक खाया है और मेरे सेठ के प्रति अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो मुझे जो है कि उसके प्रति ललकारना चाहिए। और वो स्वाभिमानी के साथ में उस जो दूसरी फैमिली है उसको ललकारता है और अंत में ऐसी स्थिति वहां पर कायम होती है कि जो प्रतिद्वंदी थे वो भी साथ में मिलकर के एक आयोजन को संपन्न करवाते हैं। तो ये वहां का चित्रण है। और जो लोक जो चित्रण होता है, क्योंकि साहित्य अपने आप में एक चित्रण का माध्यम है, जब तक हमें ये नहीं पता लगे कि हम किस जीवन शैली में जी रहे हैं, वहाँ का लोक व्यवहार क्या था, तो उन तमाम बातों को अनुवादक लेखक की जो मूल आत्मा थी उसको जीवित रखते हुए उठाया है। इसी प्रकार एक स्वामी भक्त की कहानी आपने और की है, जो पुरानी हवेलियों में अक्सर जो हमारे जो सेठ साहूकार थे वो अपनी पुरानी हवेलियों में चौकीदारी के लिए गए हैं कि रखवाली के लिए किसी व्यक्ति को रखते थे। तो एक ठाकर साहब को वहां पर रखा हुआ था और उसमें ठाकर साहब के प्रति, क्योंकि जो वहां के मालिक थे जिस हवेली के, उन्होंने बचपन से ठाकर साहब को ही देखा था। अभी मैं सुबह भी किसी से चर्चा कर रहा था कि हमारी रिश्तों में निरस्ता आई है। एक समय हुआ था कि अभी एक जो रिश्ते हमारे जो धर्म के जो रिश्ते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे और बचपन में जो व्यक्ति था उसको पता नहीं होता था कि ये मेरी रियल मामा है। देख रहा था कि उसको ये सिखाया जाता था कि ये बुआ है, ये तुम्हारे मामा है। अब वो चाहे किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, लेकिन आज वो रस हमारे रिश्तों में कम होता जा रहा है। तो ऐसा ही रस, क्योंकि जो सेठ
जो पुराने शेर थे वो दिवंगत हो चुके हैं, जो उनके बाल बच्चे थे जो ठाकर साहब के सामने पड़े हुए थे, जिनकी सारी देखभाल स्कूल ले जाने से लेकर के उनके निजी कार्यों तक ठाकर साहब ने किया। जब उनकी शादी हो गई, घर में बहुरानी आ गई, तो ठाकुर साहब जब पॉल में वहां पर सो रहे थे, तो जब एक अवस्था आ जाती है 70-80 वर्ष की, जो मालिक था, जो शेर था, वो तो अपनी दुकान पे होते थे। बहू ने देखा कि ठाकर साहब यहाँ पर गंदगी वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने नौकर से उनको ठाकर साहब को ये कहलवाया कि आप यहाँ पर जो है कि गंदगी वगैरह हो रही है, तो क्यों नहीं आपका जो चारपाई है, जो राजस्थानी में माचा कहते हैं, कि उसको हम नौरे में डलवा देते हैं तो आपको सुविधा हो जाएगी। और ये बात ठाकर साहब जो अंदर तक उनके मन में घर कर गई। और घर क्यों कर गई? क्योंकि अनुवादक और लेखक दोनों ने सुंदर चित्रण किया है, क्योंकि वो उस गहरे विश्वास के साथ उन रिश्तों से जुड़े हुए थे। एक ठाकर साहब अलग जाति के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस परिवार के अंग थे, और उनको लगा कि आज आई जो बहुरानी है, वो मालकिन थी उस घर की, लेकिन आज आई बहुरानी मुझे ये कह रहे हैं कि आपका चारपाई नौरे में डलवा दे। और इस बात को लेकर के ठाकुर साहब नाराज हो गए, तो उन्होंने नौरे में जाने की बजाय, जो बीमार अवस्था थे, वो जाकर के चौराहे पे बैठ गए और किसी, क्योंकि उस समय ऊंट और ये सांड के बांध थे, वहां इंतजार करने लगे कि कोई व्यक्ति आएगा तो मैं अपने गांव जाऊंगा। जब दोपहर में जब खाना खाने के लिए उस घर के मालिक जब आए, तो उन्होंने देखा कि ठाकर साहब का जो चारपाई है वो खाली पड़ी है। तो उन्होंने घर पे पूछा, तो उन्होंने बहू ने बताया कि नौकर के माध्यम से मैंने तो इतना कहलवाया था कि आपकी चारपाई वहां नौरे में डलवा देते हैं। तो उन्होंने, मालिक ने खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं ठाकुर साहब को लेके आऊंगा। तो उन्होंने पता किया, तो फिर मालिक स्वयं गए, और वहां पर इतना सुंदर चित्रण, मुझे लगता है कि उस भाव में हम रहे तो एक भाव प्रधान जो लेखनी वहां पर लेखक की और अनुवादक ने उसको अनुवाद किया है, कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी आंखों में उस भाव और चित्रण को देख के आंसू आ सकते हैं, भाव विहीन हो सकते हैं, कि वो मालिक जो इनके सामने वो बड़ा था, वो ठाकुर साहब को मानवमार करके अपने कंधों पे बैठा के ला रहा है हवेली पे। ये चित्रण आपने की सुंदर चित्रण, जिसको कहीं साहित्य का, वो हमें अपने कंधों पे उनको लेकर के हवेली में आ रहे हैं, और आकर के मनवार करते हैं, और खाने के लिए उनसे मनवार करते हैं। और उसके बाद में एक भाव देखता है कि जो बहू थी, क्योंकि बहुत सी मनवार की गई थी, बहू की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे कि मैंने ऐसा कुछ गलत कह दिया, तो वो आंसू थे। और जब ठाकुर साहब ने ये देखा कि बहू भी भाव भी हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, खाना ले आओ, खाना खा लेते। तो ये जो चित्रण है, ये हमारे लोक जीवन का चित्रण है। मुझे लगता है कि साहित्य लिखना एक अलग चीज है, और साहित्य में भाव और जीवन चरित्र को समाहित करना ये अपने आप में अलग विद्या हो सकती है, विद्या है। क्योंकि ये जो संस्मरण जो विद्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे लोक जीवन को प्रभावित करती है। ये केवल मनोरंजन नहीं करती है। मुझे याद है कि मैंने नथमल टांडिया जी की एक बहुत बड़ी पुस्तक, एक सने साहब और हमारे साहित्यकार घनश्याम जी वगैरह जानते होंगे, सीकर के जन जीवन शैली का उन्होंने चित्रण किया है, और उसमें कैसे ठाकुरों की प्रथाएं होती थी, कैसे वहां पर जो व्यवहार होता था, कैसे उनका एक दूसरे के प्रति भाव होता था, ये तमाम चीजें लोक जीवन को प्रभावित करती हैं। एक और प्रसंग हमने सुना कि जो दलजी नाम के व्यक्ति थे, जो सैनिक बनने के लिए जोधपुर महाराजा के दरबार में जब गए, क्योंकि वैकेंसी निकलती थी, आज की सरकार निकलती है वैसे उस समय निकलती थी, जब वो गए तो वहाँ महाराजा गंगा सिंह जी स्वयं अपना भेष बदल के प्रक्रिया के लिए वहाँ आए। तब उन्होंने देखा कि एक जवान वहाँ पर खड़ा है, और उस जवान से महाराजा ये पूछते हैं कि क्या नौकरी करने के लिए आए हो? तो उस जवान ने ये जवाब दिया कि यहाँ क्या धूल फांकने आए हो। अनुवादक ने भी उस शब्द को वैसे के वैसे ही उपयोग किया है, और मुझे लगता है कि अगर इसका हिंदी अनुवाद अगर सुरेंद्र जी कर लेते तो इस भाव की आत्मा मर जाती। तो ये अपने आप में एक अनुवादक की विशिष्ट शैली मानी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्या मैं धूल फांकने आया हूँ, क्योंकि उस युवक को ये नहीं पता था कि ये स्वयं महाराजा है, और महाराजा ने उसके हाजिर जवाब से प्रभावित होकर के अपने अधिकारियों को कहा कि इसको जो है मेरी सेवा में आप नियुक्त कर दो। और फिर महाराजा ने अपने महल में उसे अपना सिपाही बनाया, वहां पर तो पहरेदार बनाया। तो ये जो भाव प्रभावित करते हैं,
और संस्करण विद्या, मैं ये कहना चाहूँगा हमारे साहित्यकार भी यहाँ बैठे हैं कि कहीं ना कहीं ये विद्या अब लुप्त सी होती जा रही है। हमारी लेखनी आज ग्लोबलाइजेशन के जो भौगोलिकरण के जो सब्जेक्ट हैं उन पे बहुत चलती है, लेकिन हम अपने आसपास के जीवन में, क्योंकि साहित्यकार के लिए सबसे बड़ी जो बात की थी, चाहे वो गद्य में लिखे चाहे पद्य में लिखे, वो अपने आसपास के वातावरण को समेटता था, लेकिन आज साहित्य में वो रस कहीं ना कहीं कम हो रहा है हमारे पास लिखने के लिए। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो इस लाइन में आना चाहते हैं वो पूछते हैं कि साहब हम इसमें लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखें, कैसे लिखें। लेकिन लिखने के लिए अगर एक कोई व्यक्ति लिखना चाहे तो मुझे लगता है कि इस कमरे का इतिहास, अभी भाई शैलेंद्र जी बता रहे थे कि 8वीं क्लास थी जब वो पढ़ते थे, तो मुझे लगता है कि इस कमरे का इतिहास लिखा जा सकता है। इस कमरे में जो सुसंयोजित जो भी भाव है उसको बड़े सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं प्रभावित हूँ डॉक्टर शमसुद्दीन जी सनी साहब से। बहुत बार अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूँ कि ऐसी बातें उजागर करते हैं जो आज की पीढ़ी के लिए हम कह सकते हैं कि एक अनभिज्ञता की चीज है, क्योंकि हम चाहते नहीं। हम तो अमेरिका के राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, हम देश के लोकतंत्र को हम देखते हैं, लेकिन हम सुजानगढ़ की धरती पर क्या हुआ था हम उसको नहीं देख पाते। अभी पिछले दिनों डॉक्टर घनश्याम जी कछावा ने कन्हैयालाल जी शेरगिया के एक जीवन चरित्र को लेकर के संगोष्ठी आयोजित की थी, और उसमें हमने देखा कि हमने शेरगिया जी के इतने संस्मरणों को वहां पर सुना जो कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले थे, लेकिन आज नवोदित व्यक्ति को हम पूछे तो वो व्यक्ति शेरगिया जी के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता पाएगा। ऐसा एक प्रसंग वहां भी आया था कि किसी ने पूछा था कि शेरगिया जी की हवेली कहाँ है। अगर सुजानगढ़ का साहित्यकार अगर शेरगिया जी की हवेली नहीं बता सके तो मुझे लगता है कि उसके लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पूरा देश और राजस्थान सुन रहा है, तो क्योंकि मुझे लगता है समय की भी सीमा होगी, बहुत से लोगों को और इस पुस्तक की समीक्षा करनी होगी। तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो पुस्तक है ये पुस्तक नहीं है, ये अपने आप में एक जिसको कहें कि भाषा शैली और साहित्य को समेटने वाला एक ग्रंथ है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसी पुस्तकें आप पढ़ें और लिखने का प्रयास करें उन्हें, क्योंकि कहते हैं कि रचनाएं हमेशा कालातीत होती है और उनको पुनः उस अतीत में लौटने के लिए हमें उस लेखन शैली से हमें जुड़ना होगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आदरणीय सुरेंद्र जी सोनी साहब को कि एक सुंदर प्रयास आपने किया बात कलश के रूप में, और वो लेखक तो बधाई के पात्र है ही है जिन्होंने अपने परिवेश को, और क्योंकि मैंने इस कृति को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि जब लेखक जो थे वो एक शिक्षक थे, और शिक्षक होने के साथ में उनकी जो लेखनी चली है वो सहजता से चली है। लेखक का हम कह सकते हैं कि ये कोई प्रयास ही नहीं रहा कि मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, ये लेखनी स्वतः ही ढलान की ओर चली है। जो कुछ भी उन्होंने देखा, जो कुछ भी उनके साथ में घटा, तो वो लेखक की जीवंतता का प्रतीक है। और लेखक ने एक स्वयं का जो संस्मरण है वो भी इसमें प्रस्तुत किया है, तो और भी हमारे महानुभाव है वो इस पर चर्चा करेंगे। तो पुनः मैं एक बार सुरेंद्र जी सोनी जी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक सुंदर कार्य जो साहित्य में हमेशा आपकी इस कृति को साहित्य में हमेशा मान सम्मान मिलता रहेगा, और उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा जानते हैं इस संस्मरण विद्या को भली भांति समझ पाएंगे। पुनः एक बार सुंदर अनुवाद के लिए मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर सोनी साहब को, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम बात चला है 5-7 साल पहले आसाम का हमारा जोराट का हमारे चूरू का एक पलाती बाजार है, बाग ने बैठो में काउंटर बैठने अठला किताब के अठल में बैठे ये किताब का 2-4 लाइन में चरित का मैंने पढ़िया एक बार अब किताब मेरे दिमाग में रही, वहाँ नाम याद आते फट नहीं याद आ गई भाई किताब हो गई, एक अच्छी कृति बोल करके भाई याद रहेगी। बात अनुवाद पर आई तो छोटा सा एक प्रसंग बताऊंगा मैं। 1980 का मैंने असम में साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने बाकी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले मूर्ति दिया पर गुवाहाटी वाले दी पुस्तकालय है बेल सुबी की तरफ से सम्मान करेंगे बाप को एक शब्द तो बहुत अच्छा लगे वाला कि मूल कृति से अनुवाद करना बहुत दूर काम है। जब तक थेरी दोनों भाषा संस्कृति में नहीं जान सो कि अनुवाद का सारे गाय होता तो मैं चूंकि मैं खुद एक अनुवादक को असम से अनुवाद करूं तो कभी बहुत समस्या आ जाए, दोनों संस्कृति में जोड़ कर चाहे जुगाड़ बड़े बात छोड़ जाला
तो अनुवाद बहुत गौरव काम है। जो हमारे भाटी साहब बताए बहुत अच्छी रचना हुई है, तो इसके लिए भी मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और माफी चाहूँ क्योंकि मैंने कोई एकदम जरूरी काम से जाना बोल रहे तो मैं बहुत शिक्षा दी मेरी इच्छा के लिए सदस्य माफी चाहूँ। धन्यवाद। सुजानगढ़ की साहित्य धरा पर मैं चूरू से पधारे नगर श्री के संस्थापक और सचिव श्याम जी प्रधान जी का स्वागत करती हूँ, श्याम जी शर्मा जी का और राजेंद्र जी मुसाफिर जी का। और आज की जो पुस्तक, जो हमारी आलोच्य पुस्तक है जिस पर हम परिचर्चा सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सुनने और सुनाने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी जो लोहिया कॉलेज के प्रवक्ता हैं और बहुत ही प्रतिभावान साहित्यकार हैं राजस्थानी और हिंदी के, उनकी इसी पुस्तक पर आज परिचर्चा है और मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। तो मैं आप सबके समक्ष वो समीक्षा, मैंने विशेष समीक्षा करने की कोशिश की है, तो मैं इस समीक्षा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ और सोनी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि बहुत सुंदर पुस्तक की समीक्षा करके इन्होंने आज हमारे समक्ष ये पुस्तक रखी है और इस पर परिचर्चा करके हमारा अखिल भारतीय इकाई जो सुजानगढ़ की है बहुत गौरवान्वित है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा सर समीक्षा। बात कलश बाता ही चाला है, पंडित कूच बिहारी शर्मा जी की राजस्थानी पुस्तक है बाता ही चाला है, जिसका हिंदी रूपांतर इन्होंने किया है बात कलश द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी। इतिहास प्रसिद्ध लोक नायकों, शूरवीरों, ख्यात लब्ध राजाओं, समाज के प्रणेताओं और दानवीरों के जीवन से जुड़ी लोक कथाएं एवं गाथाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वार्ता या बात के रूप में कहीं सुनी व सुनाई जाती रही है, बात या वार्ता कहलाती है। यह बात या वार्ता राजस्थानी गद्य साहित्य की प्राचीनतम विधा मानी जाती है, जो संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश से होती हुई राजस्थानी साहित्य में अधिक सुव्यवस्थित और सुसज्जित रूप में एक समृद्ध व सुदीर्घ परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। राजस्थानी साहित्य में बात और ख्यात साहित्य बहुत अधिक बहुतायत में मिलता है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध विधा के रूप में जाना जाता है, जिसके संवाहक और रचनाकार अधिकांश चारण जाति के लोग माने जाते रहे हैं। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक यह परंपरा लोक जीवन में रची बसी है। यह परंपरा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में पर्याप्त प्रचलित है। ये बात साहित्य मौखिक और लिखित दोनों रूपों में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है। बात साहित्य में हमें मध्यकालीन समाज की मान्यताएं, विचारधारा, जीवन दर्शन एवं संस्कृति का व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। राजस्थानी भाषा में ये बात साहित्य इतिहास, वीरता, प्रेम, नीति, धर्म, सांस्कृतिक मान्यताएं आदि अनेक विषयों में समुपलब्ध रहा है। अतः इस विधा को अगर मध्यकालीन समाज का अगर हम आईना कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मध्यकालीन बात साहित्य में रत्ना हमीर की वार्ता, फूलसी फूलमती की वार्ता, रावत जगबल की वार्ता, बाबूजी की वार्ता, ढोला बरबड़ की जो कथा है वो वार्ता, साहूकार की वार्ता, ऐसी अनेक रचनाएं हैं जो इस विधा में राजस्थानी भाषा में समुपलब्ध है और बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुकी है। इस लिखित रूप के अतिरिक्त राजस्थान की कई घुमक्कड़ जातियों के लोग अपने लोक वाद्य यंत्रों से जैसे चंग, मोरचंग, रावण हत्ता, अलगोजा, सारंगी, पुंगी आदि के माध्यम से संगीत की स्वर लहरियों के साथ वार्ता की इस मौखिक परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवित रखे हुए हैं और जिनमें मांगणिया, भोपे तथा लंगा जाति के लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये बात साहित्य राजस्थानी में बहुत विख्यात हो चुका है और वही बाता ही चाला है। आज गांव की चौपालों पर आज भी बड़े बुजुर्ग रसिक युवाओं के मनोरंजन के लिए बात का बतंगड़ बनाने से नहीं चूकते हैं। लोक नायकों की रोचक बातों को लोकोक्तियों व मुहावरों के मीठे नीर से अभिसिंचित करके श्रोताओं को रस विभोर कर देते हैं। अपनी माटी की महक और अपने अंचल की भाषा में लोक चरित्रों के माध्यम से ये बुजुर्ग युवाओं को संस्कार का सहजी पाठ पढ़ाते दिखाई दे जाते हैं। आज भी बहुत से साहित्यकार हमारे राजस्थान की इस अमूल्य धरोहर को अपने संस्मरणों व कथाओं के माध्यम से पाठकों तक समय समय पर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। अपनी माटी की सौरभ से सुरभित ये बात साहित्य आज भी सुधी पाठकों के लिए रोचकता के साथ प्रासंगिक बने हुए हैं। आज भी इस युग में ये बात साहित्य पूर्णतः प्रासंगिक बना हुआ है। इस कड़ी में प्रस्तुत आलोच्य कृति बात कलश नगर श्री चूरू के संस्थापक पंडित कुंज बिहारी
शर्मा द्वारा विरचित राजस्थानी कृति बाता ही चालक का हिंदी रूपांतर है, जिसके अनुवादक चूरू लोहिया महाविद्यालय के प्रवक्ता विख्यात लेखक डॉक्टर सुरेंद्र बी सोनी है। सोनी जी ने इस कृति का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद करके इस पुस्तक की मूल आत्मा और उसमें निहित संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का एक स्तुत्य प्रयास किया है। यह मूल पुस्तक 60 के दशक में लिखी गई थी। आज इतने वर्षों बाद इस पुस्तक के अनुवाद की क्यों आवश्यकता महसूस की गई, इस तथ्य को सोनी जी ने बहुत ही सूझबूझ और गहराई के साथ पुस्तक की भूमिका में सुस्पष्ट किया। राजस्थानी साहित्य की इस विधा में संजोई गई मरुदेश की गरिमा, यहाँ की सांस्कृतिक चेतना, यहाँ के निवासियों के आदर्शों व यहाँ के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घरानों के जीवन दर्शन को एक विशाल पाठक समुदाय के समक्ष रखना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। अनुवादक अपनी मातृधारा और अपनी मातृभाषा के उदात्त साहित्य के प्रति यह मोह और यह उद्यम वस्तुतः सराहनीय है, अभिनंदनीय है। मूल पोथी का प्रतिपाद्य शेखावाटी अंचल के औद्योगिक घरानों की दानवीरता, अपने नौकर व नुमाइंदों के साथ उनके आत्मीय संबंधों, पारिवारिक मूल्यों व मानवीय संवेदनाओं व उनके सेवकों की वफादारी से संबंधित किस्सों को रोचक बात विधा के रूप में पाठकों के समक्ष रखा गया है। इस मूल कथानक को अनुवादक ने यथारूप में सुरक्षित रखा है, लेकिन अनुवादक की निजी करामात इस बात में है कि उसने मूल कथानक के स्थूल पक्ष के बजाय उसके सूक्ष्मतम पहलू यानी प्रतिपाद्य के आत्म तत्व को सुस्पष्ट करने का प्रयास किया है, जो अपने आप में बेजोड़ है। मूल पुस्तक के सार तत्वों को आकर्षक रूप में पाठकों के समक्ष रखना कोई सिद्धहस्त रचनाकार भी कर सकता है। यहाँ मैं अनुवादक की जगह रचनाकार मैं इसलिए कह रही हूँ कि मूल पुस्तक की घटनाओं को जो कि त्यों अक्षुण्य रखते हुए रचनाकार ने अपनी निपुण कलम से समीक्षात्मक शैली में मूल पोथी के समांतर ही एक विशद भूमिका के रूप में एक पृथक और सुडौल रचना और पुस्तक हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी है। एक पृथक पुस्तक उन्होंने भूमिका में हमारे समक्ष लिखी है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर पाठकों और आलोचकों के मन में उठने वाली शंकाओं व प्रश्नों का बहुत ही सुंदर व सटीक विवेचन किया गया है। परिचर्चा करते समय हम इस भाग को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पुस्तक की संपूर्ण आत्मा और सार इसी भूमिका में समाविष्ट है। इसके लिए लेखक व अनुवादक बधाई के पात्र हैं। बात करें इसकी भूमिका में बड़ी कुशलता के साथ स्पष्ट किया गया है कि साहित्य को कभी भी किसी खांचे में बांध कर नहीं देखना चाहिए। साहित्य सिर्फ साहित्य होता है जो अपने काल और परिवेश की उपज होता है और लोक मंगल की भावना से उत्प्रेरित होता है। रचना धर्मिता कभी किसी वाद से प्रेरित हो ही नहीं सकती। उसकी सहजता, निर्मलता अक्षुण्य है। सब साहित्य समाज का पथ दृष्टा होता है और युगों युगों तक मानव समाज को दिशाबोध प्रदान करता है। इस दृष्टि से आलोच्य पुस्तक में समाविष्ट समस्त बातें अपनी विषय वस्तु में कोई न कोई नैतिक संदेश संजोए हुए है। एक बात भी देखिएगा, तुलसीराम महाराज इन सेठ जी की होती और दोपहर में महाराज छतरियों वाली संस्कृत पाठशाला में पढ़ाने का काम करते हैं। 50 विद्यार्थी वहीं रहते और वहीं जीवते। सेठ जी की तरफ से इसका पूरा बंदोबस्त था। उस समय ऐसी अनेक पाठशालाएं चला करती थी। ना तो शिक्षा विभाग था और ना ही हजारों अफसर थे। आज की तरह न शिक्षा विभाग था पहले और न हजारों अफसर थे, फिर भी बड़े बड़े विद्वानों से ये देश भरा रहता था। और आज शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका हम देख रहे हैं। तो क्या लिखा इन्होंने, यदि त्यागी गुरु और अनुरागी शिष्य मिल जाए तो ज्ञान पीछे पीछे चले। ज्ञान प्राप्ति के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक तो गुरु का ज्ञानी होना और एक शिष्य का अनुरागी होना। कि विद्या के प्रति उसमें कितना अनुराग है और कितना उसमें पढ़ने की रुचि है, उद्यम की शक्ति है, यही विद्या के लिए आवश्यक है। कितना अमूल्य संदेश कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का त्यागी और शिष्य का सिर्फ ज्ञानानुरागी होना ही पर्याप्त है। बाकी ताम झाम तो बस दिखावा मात्र है। आज की खोखली शिक्षा प्रणाली को एक महज संदेश देती पंक्तियां कितनी मार्मिक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो भूमिका में स्पष्ट की गई है वह है कि इंसान चाहे कितना भी प्रगतिशील विचारधारा का हो जाए, कितनी ऊंचाइयों को छू ले, उसकी सीख को वह हृदय से लगाए रखना चाहता है, जो अंधेरे में उसके लिए प्रकाश स्तंभ का काम करती है। शिल्प कौशल व भाषिक दृष्टि से अनुवादक ने मूल पुस्तक के सौंदर्य को यथावत रखते हुए चुस्त व सदी हुई भाषा का प्रयोग किया है। राजस्थान की कहावतों, मुहावरों
व प्रचलित मूल शब्दों के माधुर्य को उसी रूप में ग्रहण करते हुए प्रत्येक बात के अंत में पृथक परिशिष्ट के अंतर्गत हिंदी अर्थ देने की सुंदर व्यवस्था की है, जो राजस्थानी से इतर पाठकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है और होगा। बात करें इसकी भाव यात्रा करते हुए मैंने महसूस किया कि इस कृति में वर्णित लोक चरित्रों की बातें अत्यंत मानवीय संवेदनाओं की अमृत बूंदों से आप्लावित है, लबालब है। प्रत्येक वार्ता में वर्णित पात्रों के चरित्र अनमोल मानवीय गुणों के पोषक व संवाद है, जो जीवन मूल्यों व अपनी संस्कृति से पथभ्रष्ट होती वर्तमान युवा पीढ़ी को कर्तव्य, त्याग, स्वामी भक्ति, बलिदान, बड़ों का आदर, प्रेम व विनयशीलता का संदेश देते प्रतीत होते हैं। चाहे फिर वह दिशा शुक्ल की बहादुरी की बात हो, या नमक के फर्ज की अदायगी की बात हो, या फिर सेठ रामरतन डागा जी की दयालुता व सदाशयता की बात हो, या फिर दलजी ठाकर के दुस्साहस व ठसक की बात हो। सुंदर कलेवर में बहुत सारगर्भित अनुवाद किया है, जो हिंदी पाठकों के लिए एक अमूल्य धरोहर सिद्ध होगी। कहा भी गया है कि मनुष्य के सद्कर्मों की यश गाथा युगों युगों तक लोक कंठ में विद्यमान रहती है, यही उसके जीवन की सार्थकता है। नाम रहंदा ठाकरा नाना नाही रहंद, नाम रहंदा ठाकरा नाना नाही रहंद, कीरत हंदा कोटड़ा पाड़िया नहीं पड़ंग। कि भावार्थ है कि हे ठाकुर, इस संसार में मनुष्य का सिर्फ नाम ही युगों युगों तक जीवित रहता है। धन दौलत तो क्षणिक है, लक्ष्मी तो चपल है, आनी जानी है। कीर्ति रूपी महल की गरिमा तो वह गरिमा है जो गिराने अर्थात धूमिल करने पर भी धूमिल नहीं होती है। चाहे कीर्ति किसी की यश कीर्ति, आप किसी की दौलत चुरा सकते हैं, लेकिन किसी यश कीर्ति को आप धूमिल नहीं कर सकते हैं। वो तो वो सूरज है जो कभी धूमिल नहीं होता है। तो इन लोक उक्तियों के अंतर्गत बात करें इसकी इस रूप में सार्थकता पूर्णतः सिद्ध होती है। मैं बहुत सावधानी से हिंदी में करना, यानी इसको एक सीमित पाठक वर्ग से एक विशाल पाठक तक पहुंचाना अपने आप में एक महती उद्यम है। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, और बहुत सुंदर भाषा में बहुत अच्छी पुस्तक आपने लिखी और मेरे को तो बहुत पसंद आई। और मैं सबसे ये कहूंगी कि आप इसे जरूर पढ़िएगा, और अगर एक बार पढ़ोगे आप इसको पूरी पढ़े बिना छोड़ ही नहीं सकते। इतनी सुंदर भूमिका लिखी है, इतनी सुंदर भाषा में इन्होंने हर चीज को इतना पॉइंट आउट करके कि एक पाठकों के अनुवादकों के क्या क्या सवाल उठ सकते हैं मन में कि भाई ये पुस्तक क्यों मैंने इस बार इसका क्यों इतने वर्षों बाद अनुवाद किया। किस लोग ये भी कह सकते हैं ये स्वर्ण समाज की या सेठों की गाथा क्यों है, आपने किसी निम्न श्रेणी के लोगों की विडंबनाओं को क्यों नहीं उतारा। हर बात का इन्होंने इतना सटीक और सुंदर उत्तर दिया है जो पूरी परिचर्चा में तो नहीं आ सकता, लेकिन आप इनकी भूमिका पढ़ के देखिएगा। इस पुस्तक तो सुंदर है ही, बातें तो रोचक हैं ही, लेकिन भूमिका उससे भी ज्यादा बहुत ही सुंदर और रोचक रूप में लिखी गई है। मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद सर। रुइया और खेल का ज्यादा प्रसिद्ध वही है। मुझे इतना तो याद नहीं है कि कौन से सेठ जी थे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वो घटना मुझे अक्षर से याद है कि बच्चों को कहानी ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। तो मैं मायन भाषा में बताना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो। तो नाना जी बताया कि एक बार की हो के सेठ रात में सुत्या तो देखो कि जोर जोर से जंगल में जाड़े की रात ठंडी, और ठंडी रात में सियार हो गए, हुआ करके आवाज आ रही। बुलाया मुनीम जी को, मुनीम जी क्यों क्या सियार हुए क्या? मुनीम जी से क्या सेठ तो घोड़ा तो है ही है, बाता तो पंखी चले, जगह कुछ करामाती हो गए। तो क्यों सेठा मैं तो भूखा है, जना क्यों भूखा है? तो यो भूखा क्यों है भाई, रात में नींद को नहीं दे दुख पावे खुद रापा पाव दुख मारे तो कहीं है गांव में से कवाटी को भूखो नहीं रहना चाहिए। काल की काल जलेबियां गाली चो, तो जलेबियां बड़ा स्तर में बढ़ाई और बन पुगाई, बात सियारा ने पुगाई। ये सच्ची घटना है रामगढ़ से कवाटी की। तो रात को ये तो उनकी तो आदत, खा लिया पी लिया सियार, तो फिर जोर शोर से वहाँ शोर उनका करना शुरू हो गया। बोले सेठ जी बुलाया मुनीम जी, आज भी अनुगय काल तो भूखा। बोले अब सिया मरे तो सीपड़े है, और मैं जलेबिया जी लोगा के घर पुगी, सियारा में तो एक ही कौन पुगी, भ्रष्टाचार तो सब नहीं है। तो बेजी मैं रजाया मट्टी की दूसरे दिन, क्यों रजाया दो मन बेचारा सिया मरे, तो रजाया मट्टी सब के घर आप पुगाती सियार के घर एक ही रजाई कौन पुगी पे घेरा ओढ़। तो फिर कहा कि भाई 2-3 दिन, एक दिन तो कोई थोड़ा बहुत सहयोग बस सेठ से कोई नींद आएगी, कोई आवाज कौन सुने।
एक दो दिन बाद रसियार की पूछूरात ना भाई आवाज, अरे बोला मुनीम जी खा लिया पी लिया रजाया भी ओढ़ ली, अब क्या है? बोला अब कोने सेटा की बात, अब खाली जय जयकार करे। अब कहीं तो पुण्य को काम लिया अब खाली जय जयकार करे, बहुत ही दसी ते हर है जो सारा कोई काम करे तो बात का बाकी ही चले, जिका वास्तव में बात का लायक वह करामत है उनमें उस छोटी सुजानगढ़ इकाई की ओर से आयोजित आज के इस पुस्तक समीक्षा समारोह में मंच पर विराजमान आज के समारोह के मुख्य अतिथि और इस क्षेत्र के विख्यात चिकित्सक और चिकित्सक ही नहीं कहूँ मैं कहूँ समाजसेवी भी हैं डॉक्टर दिलीप सोनी साहब, आप पधारे। आपके धैर्य का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि आप आज ऐसे लोगों में हैं कि परेशान रोगी आपको ये कहते हैं कि हमें देखें और आज हम आपको सुना रहे हैं, तो बिल्कुल आप 2 घंटे जो समय हमें दे रहे हैं उसके लिए आभार। आदरणीय गिरधर जी शर्मा आज के समारोह के अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी मुसाफिर चुरू से हमारे बीच में पधारे। नगर से संस्थान के सचिव और आपका सानिध्य हमें प्रदान हो रहा है आज श्याम सुंदर जी शर्मा साहब, डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंगल और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु बड़े भाई जिनके बारे में हम चर्चा करें, जिनकी पुस्तक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर सुंदर जी सोनी साहब। और आज के कार्यक्रम की मैं कहूँगा कि संयोजिका या इस कार्यक्रम को समायोजित करने वाली आदरणीय डॉक्टर साधना प्रधान जी, संचालिका स्नेह प्रभा जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। राजस्थान की जैसा कि साधना जी ने बताया कि 2 तरह की परंपरा है राजस्थानी भाषा में, या तो बात चलती है और या ख्याल चलती है। जिन्होंने भी कहा कि ये जो पुस्तक पंडित कुंजी बिहारी जी शर्मा वनवासी की जो पुस्तक थी बाता ही चाले, उनका जो अनुवाद सोनी जी ने किया बात कलश, ये राजस्थानी की वाद परंपरा में अपने आप में बहुत बड़ा मजबूत हस्ताक्षर है। राजस्थानी की वाद परंपरा जो हम सुनते आए हैं, हमारे पास मैंने वो कहानियां हैं, स्नेहा जी ने भी बताया आपको ऐसी कहानियां हमारे बीच में, ऐसे कथानक संस्मरण हमारे बीच में है। ये राजस्थान की समृद्ध वाद परंपरा है। और बधाई इस रूप में भी कि आज तक जितनी भी पुस्तकों की समीक्षाएं हुई, पुस्तक पर चर्चाएं हुई, मैं मानता हूं कि अनुवाद पुस्तक पर मेरे समझ में ये पहली पुस्तक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत कम चर्चाएं अनुवाद के ऊपर होती है और क्योंकि ये पुस्तक होना भी जरूरी था, क्योंकि जो कार्य डॉक्टर सुंदर जी सोनी साहब ने किया वो अपने आप में उल्लेखनीय कार्य है। हमारा सौभाग्य भी है कि इस पुस्तक को लिखने वाले पंडित कुंज बिहारी जी श्याम सुंदर जी शर्मा हमारे बीच में, मैं मानूंगा कि किसी किसी रूप में आदरणीय कुंज बिहारी जी शर्मा की स्मृतियां, उनका आशीर्वाद हमारे साथ इस सदन में भी मौजूद है। डॉक्टर सुंदर जी सोनी साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि हालांकि मैं समीक्षक के रूप में नहीं, एक पाठ की प्रतिक्रिया दूंगा, क्योंकि सुरेंद्र जी सोनी साहब के लेखन पर यदि कोई समीक्षा करे तो इतना बड़ा तो मैं नहीं हुआ, लेकिन हाँ पाठ की प्रतिक्रिया, मेरी इस समीक्षा को आप पाठ की प्रतिक्रिया समझे। डॉक्टर सुंदर जी सोनी एक चर्चित नाम है लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्र में। आप लोहिया कॉलेज चूरू में इतिहास के प्रोफेसर तो है ही हैं, साथ ही हमारे क्षेत्र से इनका जुड़ाव इसलिए भी है कि आप ताल छापर अभयारण्य जहाँ स्थित है, ताल छापर कस्बे में आप जन्मे और वहाँ के काले मृग प्रसिद्ध है, और इसीलिए इनकी पुस्तक मैं एक हिरण और तुम इंसान भी बहुत साहित्य आकाश में चर्चित